गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है टॉपर सीरीज का चौथा क्लास। अब ये आपको पता होनी चाहिए ना सर कि टॉपर सीरीज में हम आपको टोटल 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं सर। यानी कहने का सेंस है ना कि साइंस में हम आपको टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है सर। और आप ये फिक्स कर लीजिए कि अब की बार 150 से बाहर नहीं आएगा सर। कहोगे सर कैसे? क्योंकि हमने पिछले बार साइंस में 110 सब्जेक्टिव करवाए थे, ठीक है, जो अभी भी पूरा का पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जाकर के प्रूफ के लिए आप ये पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पे मिला सकते हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर से। अगर 90% मोर देन क्वेश्चन पे अगर आपको नहीं मिल जाएगा ना मेरे दोस्त, तो फिर मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। क्योंकि मैं तो हमेशा से एक ही चीज कहता हूं ना सर कि पढ़ो वहीं जहां से रिजल्ट होता है, और मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपका एग्जाम पूछता है। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि हम सब का मिशन है अब की बार टॉप 475 से प्लस करना। तो एक बार हम सब का कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए 475 प्लस लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तब फिर हम क्लास को आगाज करेंगे, ठीक है। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं सर, क्लास को आगाज कर देते हैं, ठीक है। आ जाना सर। आपको पता है सर कि हमने पिछले 3 क्लास ले चुका है। जो पिछला 3 क्लास नहीं देखे हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं। यही नहीं, हम आपको सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो भी देख लेना सर। क्योंकि पता है मेरे दोस्त, उस मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बनाना है मेरे दोस्त। उस मम्मी पापा की उम्र को 20 साल बढ़ाना है मेरे दोस्त, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आहा, चलिए आइएगा सर। आप देखो यहां पे आना कि आज हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 29 से शुरू करने वाले हैं। कितना नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे? तो सवाल नंबर 29 से क्या करेंगे? शुरू करेंगे, ठीक है। आइएगा, हमने पिछले 28 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 29 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना मेरे दोस्त कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। आए मनुष्य में, किसमें? हम और आप में, क्योंकि हम भी मनुष्य आप भी मनुष्य। तो हमको यही बोला है सवाल ना सर कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। किसमें? तो मनुष्य में। क्या क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बोले ना मेरे दोस्तों CO2, और ऑक्सीजन बोले तो O2 का परिवहन कैसे होता है। हमें बोला का परिवहन कैसे होता है, तो ये जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हमें क्या बोलता है कि मनुष्य के शरीर में हमें बोला है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो आओ ना, आप मिलजुल कर दोनों भाई सारी तकलीफ को कर देंगे खत्म, ठीक है। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णन की मदद से होता है, वर्णक की मदद से होता है। अब आइएगा सर, हमारे शरीर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के कारण और उस हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? परिवहन होता है। तो हमने यही बोला है सर क्या कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। फिर कहता है यह वर्णक फेफड़े के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है। क्या कर देता है? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या करता है? विसरित मतलब फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है, ठीक है। विसरित का मतलब होता है कि फैला देना। क्या कर देना? फैला देना, ठीक है। तो हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि मनुष्य के शरीर में
किसके शरीर में? तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यहां तक का सबका मामला फिट हो गया ना। अब जरा आइएगा, फिर कहता है यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। वायु से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। कहां से ऑक्सीजन ग्रहण करता है? तो वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करके इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या करता है? विस्तृत कर देता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार जरा मेरे साथ तो आओ ना जी। हमने क्या बोला है सर कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ऑक्सीजन जो है, वो दोनों का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक की मदद से होता है। हमने क्या बोला है कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, वो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के वर्णक की मदद से होता है। फिर कहता है क्या? यह वर्णक फेफड़े के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, वायु से ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करके कोशिका के विभिन्न मतलब कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है। ठीक है, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिकाओं में क्या करता है? विस्तृत कर देता है। जरा आइएगा सवाल नंबर कितना 30 की तरफ। ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। हमने क्या बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। लेकिन सर आपको है आपका कसम, आपको है आपको उनके कसम, क्योंकि तुम लोग तो पक्का है कि वो कर चक्कर में होबे करेगा, तो तुमको उसके कसम है। बट आप जरूर बताना सर कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जरूर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है, सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए, और जिनका सही कमेंट रहेगा उनको कल के वीडियो में नाम लेंगे सर। हाँ, तो सबको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। फिर हमें बोला है कि यह जो है जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। तो कहता है क्या कि जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 कह सकते हैं, या फिर 1/2 या फिर 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। देखो सर, ये 3/2 भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखो इसको इससे गुना करते हैं, फिर 1 को जोड़ देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला है सर, हमें बोला है ना कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, हमें ये बताना है। तो क्या कहता है कि जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में रखेंगे। जिप्सम को कहाँ रखेंगे? आइस्पात के बर्तन में रखेंगे, और 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 या फिर 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। कहिएगा सर कैसे? तो इसका सूत्र होता है CaSO4। ठीक है, सूत्र होता है मेरे दोस्त CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है सर, ये क्या करता है ना सर 373 केल्विन पर, ठीक है, कितना केल्विन पर? 373 केल्विन पर बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस में क्या बनाता है? तो जल बनाता है। जल कितना बनाता है? तो जल बनाता है 3/2 H2O। ठीक है, इसको 3/2 H2O भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखेंगे 1/2 H2O। अब आना सर, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें क्या करना है सर कि इसको समीकरण है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा ना।
हाँ पूरा ठीक हो गया सर। देखो ये 1/2H2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमको समीकरण को सिद्ध अति करना था, क्या बोलता है इसको, हमें संतुलित करना था, तो संतुलित करने के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो नीचे में सर आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ इसे जरूर सब कोई लिख लेना, ठीक है। हमने क्या बोला, जरा मेरे साथ आना। अब जरा अब देखो, अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना अब वो पूरा हो गया है, अब क्वेश्चन का आंसर अधूरा नहीं रहा है, अब वो क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया है, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, ठीक है, जो हमने लिखा है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, ठीक है। फिर इसके पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है कि यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, तो कहता है कि जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। सबको दिल में गया कि नहीं गया सर? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल कहता है मेरे दोस्त कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। हमें बोला है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिद्धांत बता देना चाहता हूं सर। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आएगा, अब आपके घर में खुशियां आएगा, अब आपके मम्मी पापा की आंखों में जो सपना है कि शायद मेरा बेटा भी टॉपर बने, तो अब वो टॉपर बनेगा और वो आप टॉपर बनोगे, टॉपर बनकर के ही घर जाओगे। इसके लिए सर हमने आपके लिए लेकर के आया है व्हाट्सएप पेड ग्रुप। कहोगे सर ये व्हाट्सएप पेड ग्रुप होता क्या है? तो जहां पे जिसका नाम है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, वो उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, जो कि सर एकदम टाइपिंग किया हुआ रहेगा, पीडीएफ एकदम हैवी तरीका से देख सकते हैं। इसका डेमो ये वाला है, एकदम टाइपिंग किया हुआ रहेगा बेहतरीन तरीका से। सिर्फ मैथ का नहीं मिलेगा, मैथ को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। दूसरी बात क्या है सर, ये आपको पीडीएफ नोट्स जैसा ही आप भेजिएगा व्हाट्सएप पे तो 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको मिलेगा इसमें VVI गेस प्रश्न ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, VVI गेस प्रश्न, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मतलब साइंस सबका लगभग लोगों का मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी तो अब उसमें सब कुछ रहेगा, बाकी सब चैप्टर वाइज ऑल रहेगा, ठीक है। VVI गेस प्रश्न भी मिलेगा सर। तो वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है मात्र 199 रुपया में। तो जिन लोगों को ये ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 199 रुपया, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ना सर, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, ठीक है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो। और पेमेंट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में आप लिख दीजिएगा कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, मिनट भर के अंदर में आपके पास मतलब पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आप किसी का नंबर नहीं देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपका नंबर देखेंगे और मेरा नंबर भी आप सिर्फ देखिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो जाएगा वो आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है, जिसमें किसी का नंबर शो नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सर। बाकी किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया हुआ है। बाकी सर हम लोग आते हैं अपने सवाल की दुनिया में। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है जी, अलग है। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है, अलग है। जरा समझो ना क्या कहता है। कहता है ना सर कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। हमें विद्युत मोटर का सिद्धांत किसे कहते हैं? हमें बोला है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखो, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत किसे कहते हैं? कहता है क्या कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पता है हमें क्या बोला है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है सर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो आप समझना सर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना सर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। हाँ, कभी कभी ये पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। जैसे बोलेगा ना सर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर कहते हैं।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपका खत्म हो गया। हमें बोला है कि इसका सिद्धांत को लिखो, तो इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म का कार्य करने लगता है, उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो कहता है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जो हम आपको साइंस हो चाहे सोशल साइंस में हो, जो हम सब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं ना, वो सबका सब पीडीएफ आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसे आप लोग ज्वाइन ही कर लीजिएगा। कहता है विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। तो विद्युत मोटर का सबसे पहला रूल है कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। विद्युत का मोटर का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जैसे उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? तो बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। ये जो बल युग्म है वो लगातार चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? घुमाता रहता है। तो ठीक है, हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखने से पहले आपको ये बात लिखना होगा, क्योंकि सर देखो, जितना सुंदर बनाओगे लिखावट में उतना ही सुंदर नंबर मिलेगा। ये बात आपको भी पता होगा, ये बात हमें भी पता है, ये बात उनको भी पता है जो एग्जाम दे चुके हैं, और ये बात उनको भी पता होगा जो एग्जाम देने वाले होंगे। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या बोला है सर कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। तो कहता है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। अब इसका सिद्धांत को लिखना है। कहता है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। मैटर खत्म। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो आओ ना जी। कहता है धोने का सोडा, सवाल नंबर क्या कहता है? 32 नंबर, कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, साथ ही इसका उपयोग को लिखे। सर हमें यह समझना है कि धोने का सोडा होता क्या है। अगर बोलेगा सर कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोने का सोडा का जो सूत्र होता है ना सर, वो हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। हाँ, धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको जरा नोट कर लेना, और यही बात हमने लिखा है सर, Na2CO3 इंटू 10H2O। बट है क्या सर कि ये हमने लिखा तो टाइपिंग वाला को इसको 2 नीचे लिखना चाहिए, लेकिन इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, तो बस दिक्कत यही है। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना, मैंने बोला है कि धोने सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। अगर पूछता कि रासायनिक नाम क्या होगा, तो ये बात आपको कमेंट करना पड़ेगा सर कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। बट हमें बताना है कि इसका उपयोग को लिखो। हमें किसको लिखना है? इसका उपयोग को लिखना है। ठीक है, तो हमें पहला देना है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब इसका उपयोग को लिखना है। तो धोने के सोडा का उपयोग क्या है? निम्नलिखित उपयोग है। बहुत सारा उपयोग है, 1-2 उपयोग नहीं सर, बहुत सारा उपयोग है। धोने के सोडा का बहुत सारा उपयोग है, लेकिन सर हमें बताना है 3 से 4 उपयोग, क्योंकि ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में नहीं आएगा, ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में आएगा। तो हमको 2 से 3 बताना है। ठीक है, 2 से 3 उपयोग बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। क्योंकि सर अगर खाने का तो 10 पूरी खा लेगा, 20 पूरी तो
बाथरूमे नु आवन गवन करेगा रे, एकरा से कुछ ज्यादा फालतू कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जितना आवश्यकता है उतना ही देना, जितना मांगे उतने देना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि शादी होने वाला है, तू आया बरतुआर होने से तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है और तू बता दिया मेरा नाम, तो लफड़ा होगा ना सर। तो यही बात यहाँ पे है, जितना पूछे उतने का जवाब देना। हमें क्या बोला है सर कि धोने का सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग क्या है? घरों के साफ सफाई के लिए। जब हम लोग घर का साफ सफाई करते हैं तो धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। जब हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं तो ऐसे केस में धोने की सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। जहां पे कांच का उद्योग है वहां पे धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। साबुन उद्योग में धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या बोला है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। आइएगा चौथा में सर, कहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहां पे? तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो धोने के सोडा का। तो एक बार जरा मेरे साथ आना और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना मेरे दोस्त। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, साथ ही इसका उपयोग को लिखे। तो कहता है क्या सर कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर कहता है सर क्या कि धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। एक दो उपयोग नहीं है, बहुत सारा उपयोग है धोने के सोडा का, ठीक है। तो हमें एक ही को बताना है। कहता है घरों के साफ सफाई के लिए, घरों के साफ सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। कहता है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? हमें बोला जाता है कि आपके अनुसार अक्रिय गैसों को, आपके अनुसार अक्रिय गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी आया था तो उस टाइम अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैसों का पता नहीं लग पाया था। हमने क्या बोला है कि जब हम लोगों के बीच मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को दिया था तो उस टाइम तक मतलब उस उत्कृष्ट गैसों का पता नहीं लग पाया था। लेकिन जब उत्कृष्ट गैसों का पता लग गया तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी आया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ का आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रख दिया, ठीक है। हाँ, तो यही बोला है मेरे दोस्त कि हमें बोला है ना कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। अब जरा मेरी बातों को समझना सर कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो कहता है क्या, कहता है ना सर कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। हमें क्या बोला है कि उत्कृष्ट गैसों का जो खोज हुआ था ना, ये हमारा उत्कृष्ट गैसों की जो खोज हुई थी वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि उत्कृष्ट गैसों का खोज कब हुआ था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, मतलब उत्कृष्ट गैस जो होता है वो हमारा क्रियाशील नहीं होता है। ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि उत्कृष्ट गैस जो है वो क्रियाशील नहीं होता है। इसलिए मेंडलीफ, ये पूरा मेंडलीफ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया है। इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बताओ ना, आपकी सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म।
बट ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि तुम मुझे प्यार दो, मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा। ये मेरे में वादा है सर, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूं कि जब मैं आपको अच्छे रास्ते पे नहीं पहुंचा सकता हूं तो आपको गलत रास्ते पे भी मैं नहीं ठेल सकता हूं। और आपको समझना पड़ेगा सर, और आपको खुद से फील करना पड़ेगा मेरे दोस्त कि कौन सही कौन गलत, कहां सही कहां गलत। पढ़ो वही जो आपका एग्जाम पूछता है। अब आपके पास विद्वान बनने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास वही टाइम है जिसका उपयोग करके आप अच्छे जगह पहुंच पाते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो हम कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात आपको भी पता है, ये बात हमें भी पता है, ठीक है। सब ऊपर वाला का देन है। कहता है क्या कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया और ये क्रियाशील नहीं होते हैं, साथ ही इसे अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। देखो हम एक बार पढ़ते तो हमको हमेशा याद रहता है, क्यों? क्योंकि हम रिवीजन करते हैं। हाँ, तो क्या कहता है सर? कहता है ना मेरे दोस्त कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो कहता है कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, और ये जो गैस है वो हमारा क्रियाशील नहीं होते हैं, इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्योंकि ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 34 की तरफ तो बढ़ो न जी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग क्यों नहीं लगती है? जो भी वस्तु एल्युमिनियम से बने होते हैं उसमें जंग क्यों नहीं लगती है? यह बात आपको समझना पड़ेगा सर कि एल्युमिनियम की कोई भी वस्तु हो जाएगा ना तो उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि देखो सर एल्युमिनियम एक सस्ती धातु है, एल्युमिनियम एक सस्ती धातु है, ठीक है, जिसका बहुत सारे गुण है, जो बहुत जल्दी पिघल जाता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। वो कम हीट में भी ज़्यादा हीट देता है। आधने से कुकर और देखना एल्युमिनियम के बर्तन का होता है, ठीक है। कहता है एल्युमिनियम से बनी धातुओं में जंग क्यों नहीं लगता है? तो कहता है ना मेरे दोस्त कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। एल्युमिनियम जो है वो हमारा शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। तो हमें क्या बोला है सर कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। यह ताप का सुचालक है। एल्युमिनियम जो है वो ताप का क्या है? तो सुचालक है। इसे याद कर लो क्योंकि ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्युमिनियम जो है वो ताप का क्या है? तो एल्युमिनियम जो है वो ताप का सुचालक होता है, ठीक है। तो हमने यही बोला है कि यह ताप का क्या है? सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है वो हमारा परंतु अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है वो क्या है? अत्यधिक क्रियाशील है। अर्ध वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2 प्राप्त परत चढ़ जाती है। देखो सर जैसे ये वायु के संपर्क में आता है, एल्युमिनियम जो है वो हमारा वायु के संपर्क में आता है, मतलब एल्युमिनियम का हमारा संयोजकता 3 होता है और ये आ जाता है वायु के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में, और ऑक्सीजन का हमारा संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। हाँ ना, हमने क्या बोला? एल्युमिनियम जो है वो हमारा आ जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में। तो जब एल्युमिनियम आएगा ऑक्सीजन के संपर्क में तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। अब क्या करना? दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो इसका संयोजकता इसमें जाएगा, इसका संयोजकता इसमें जाएगा और इसका संयोजकता इसमें जाएगा। तो अब बनाएगा क्या? Al2 और O3 बनाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है Al2O3। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं ना सर, हम बोलना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। हमें बोला है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। यह ताप का सुचालक है, ये जो है वो ताप का क्या है? सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है।
ये जो है ना वो अत्यधिक क्या है, अभिक्रियाशील है। अर्धवायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है। अर्धवायु के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, अर्धवायु के संपर्क में आएगा तो उस पर एक परत चढ़ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तु पर जंग नहीं लगता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना सर। हमें बोला कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा सर कि दृष्टि दोष जो है ना वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आप बिंदुकता दृष्टि दोष। आप कहोगे सर कि दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष होता क्या है। माना यह गया है कि जब 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में आपकी आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष हो, चाहे वो दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष हो, चाहे वो जरा दृष्टि दोष हो, चाहे वो आबिंदुकता हो। ठीक है, बट दृष्टि दोष का डिफिनेशन यही होता है कि जब आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु आपको दिखाई ना दे तो समझिएगा कि आपकी आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। और हमने यही बोला है सर, हमने बोला है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो कहता है कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। हमारा सामान्य आंख, ठीक है, ये भी कभी पूछेगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी, सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हाँ, और ये भी पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु इनफिनाइट होता है। हाँ, सामान्य नेत्र की न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है सर, आइएगा क्या बोलता है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कहता है क्या कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। हमारा नॉर्मल जो आंख है वो हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी भी वस्तु को क्या कर लेता है, देख लेता है, कहा जाता है। लेकिन जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, कहता है कि जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पे, मतलब 25 सेंटीमीटर जो है वो न्यूनतम दूरी है और ये न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जब इतना सेंटीमीटर की दूरी पे हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो हमारे आँख में, नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, यह कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक है, दृष्टि दोष जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष। इसे खत्म किसे किया जाता है, तो इसको खत्म किया जाता है अवतल लेंस से। किससे खत्म किया जाता है, अवतल लेंस से। ठीक है, हाँ। दूसरा हमारा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। किससे खत्म किया जाता है, उत्तल लेंस से। अगला होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है बाइफोकल लेंस से। किस लेंस से खत्म किया जाता है, बाइफोकल लेंस से। अगला है आबिंदुकता, इसको किससे खत्म किया जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबको कमेंट करना पड़ेगा वरना साली नहीं मिलेगी तुमको। और जो सही कमेंट करेगा ना तो पक्का अपना साली नीलाम कर देंगे तुम्हारे नाम। हाँ, सही कमेंट करो तुम लोग। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। आइएगा सवाल नंबर कितना, 36 की तरफ। और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है सर, आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है। सवाल क्या कहता है कि बेकिंग सोडा बोले तो खाने का सोडा,
हमें बोला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोले तो खाने का सोडा का गुणधर्म लिखे, तो बेकिंग सोडा निम्नलिखित गुणधर्म है। बेकिंग सोडा का बहुत सारा गुणधर्म है। पहला गुणधर्म, यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा जो है वो रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा जो है वो जल में क्या है, कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ऑफकोर्स होगा ही होगा, जब ये क्षारीय है तो आपको पता होनी चाहिए कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और हमारा क्षारीय जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अगर यहाँ पे होता अम्लीय विलयन तो 7 से कम होता, और ये करता नीले लिटमस पत्र को लाल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वो बोला क्षारीय विलयन है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सर तो आप 36 नंबर क्वेश्चन तक आपने कर लिया। बाकी सर हम आपको मिलते हैं अगली क्लासेस में। ये बताना ये क्लास आपको कैसा लगा, दिल पे हाथ रख करके सोचना मेरे दोस्त। अगर सच में ये क्लास अच्छा लगा ना आपको, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और लेकिन जाते जाते सर हम सब का मिशन है 95% यानी 475 प्लस करना। तो सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 पार। बाकी सर जैसा भी क्लास लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, फिर रात को 8 बजे हम आपके स्वागत करने के लिए तैनात रहेंगे। बाकी आप देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी दिल से थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं ना सर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।